जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। प्रिय व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा का बिंदु बना रहे हैं और इसमें हम आपके साथ सीसेट का टेस्ट 9 नंबर का देख रहे हैं। अब तक इसके पार्ट 1 पार्ट 2 कवर हो चुके हैं। आज इसका अंतिम और लास्ट पार्ट है जो आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा का बिंदु बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि न केवल हम इसका बल्कि आप देखोगे जीएस पेपर नंबर को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में 7 PM पर जो हमारा पुराना वाला यूट्यूब चैनल है एजुकेशन बायर सिविल सर्विस पर लाइव सेशन होता है, लाइव। हाँ जी, उसमें खासतौर पर आज जो हमारी क्लास होगी, मतलब कि वहां पर जो क्लास चलेगी अभी जो चल रहा है उसमें हम विजन आईएएस का टेस्ट क्रमांक 20 जो पर्यावरण से चल रहा है, तो आप उसको भी क्लास को देख सकते हैं। आप चाहे तो रिकॉर्ड भी देख सकते हैं बाद में, लेकिन लाइव क्लास में आप आए तो और भी अच्छा है। सुबह मॉर्निंग में 9 AM को, अभी तो आपका ये आप देखोगे चलता रहेगा, फरवरी तक तो चलेगा 9 AM, फिर उसके बाद हम इसको 8 बजे करेंगे और ये करंट अफेयर का सेशन होता है। क्लियर? हाँ, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का वह क्या है, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपसे 60 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा और आप पिक करने का प्रयास करें, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, फिर हम आपके साथ में चर्चा करें। क्वेश्चन है आपका, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नवनिर्मित सड़क को मरम्मत करने के लिए एक भारी रोलर का उपयोग करती है। रोलर के पहिए का व्यास जो है वो कितना है, 49 सेंटीमीटर है। जैसे ही रोलर आगे बढ़ता है, पहिए का प्रत्येक घूर्णन उसे सड़क पर एक निश्चित दूरी तय करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। यदि रोलर को 770 मीटर की सीधी दूरी तय करनी है तो इस दूरी को तय करने में उसको कितने चक्कर लगाने होंगे। तो ये पूछा गया आपको कितने चक्कर लगाने होंगे। देखो बेसिकली क्या है, यहां पर आपको व्यास दे के रखा है 49 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा होती है 49/2, ये आ जाएगा आपका 24.5। अब ये कह रहे हैं आपसे 24.5, मतलब कि आप देखोगे आर का मान हमें दे के रखा है। ये कह रहे हैं उससे कि इसकी परिधि का सूत्र क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, परिधि का सूत्र क्या होता है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्लियर? तो आप रखोगे 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान है हमारे पास 24.5। कितना? 24.5। इसको आप क्या करोगे, भाग करोगे, सीधा इसको काटोगे। तो जब आप इसको काटोगे तो इसको आप देखो सोल्व करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो ये आपको देखने के मिलेगा 100 कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर ये आपको मिलेगा। अब सड़क आपको मीटर में देके रखी है 470, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 100 से गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 7733, ये हो जाएगा 77,000। अब इसने पूछा है कुल कितने चक्कर लगाएगा, तो 154 से इसको भाग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 500। तो ये कितने चक्कर लगाएगा, जो रोलर है पहिए का जो कितने पूर्ण चक्करों में उसको पूरा कर लेगा, 500 चक्कर लगा करके वो उसको पूरा कंप्लीट कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पहला पैसेज है आपकी स्क्रीन पर, जीन संपादन जिन रोगों के उन्मूलन और स्वास्थ्य वृद्धि के लिए एक क्रांतिकारी उपलब्धि के रूप में सहारा, मतलब कि आप देखोगे सहारा जाता है, मतलब कि इससे जीन से आप क्या कर सकते हैं, रोगों का निदान कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें। लेखक द्वारा इस कारण आलोचना की गई है कि यह एक गंभीर मुद्दे को आच्छादित कर देता है। जब आनुवांशिक सुधार संभव हो जाता है तब उपचार एवं संवर्धन के बीच अंतर आप देखोगे धुंधला हो जाता है, मतलब कि जब अंतर है और उपचार दोनों के बीच में ये धुंधलापन महसूस कराता है। और बाजार शक्तियों एवं सांस्कृतिक आदर्शों के आधार पर सामान्य की परिभाषा सूक्ष्म और पुनर्परिभाषित होने लगती है। नैतिक समस्या केवल सुरक्षा या सहमति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक आदर्शों के अनुरूप ढलने के दबाव में निहित है। जो सुरक्षा है वो खासतौर पर चुनौती है, वो सामाजिक आदर्शों के अनुरूप ढलने में खासतौर पर दबाव में निहित है।
उपचार के उद्देश्य से किया गया आनुवंशिक परिवर्तन अनुरूपता के सामान्यीकरण की ओर ले जा सकता है, जहां विविधता को अधिकाधिक रूप से दोष की तरह देखा जाने लगता है। जैव नैतिकता को मानवता के अनुकूलन के लिए उत्पाद में रूपांतरित होने से रोकने के लिए गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। तो आइए जरा पूछते हैं, अब इसमें क्या देखा गया है, पूछा क्या गया है, देखते हैं। पूछ रहे हैं आपसे मर्म क्या है इसका मर्म। जीन संपादन नैतिक रूप से उचित है? नहीं, नैतिक रूप से उचित यहां पर सामाजिक जो संरचना का दबाव है उसकी बात करना चाहिए। यदि वह उपचारात्मक सीमाओं के भीतर रहे और सामाजिक प्रभाव से मुक्त रहे। कैसे सामाजिक प्रभाव से मुक्त रहेगा? और ये पहली बात तो ये सुझाव दे रहे हैं आपसे, और ये कह रहे हैं मर्म क्या है। मर्म है उसका जीन संपादन का खतरा उपचार और संवर्धन के बीच की रेखा को धुंधला करने में निहित है और जिससे सामाजिक अनुरूपता का दबाव उत्पन्न होता है। बिल्कुल ये बात इसने कही है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। ये कह रहे हैं पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। जीन संपादन प्रौद्योगिकी का विस्तार विनियमन के बावजूद अनिवार्य रूप से आनुवंशिक अनुरूपता की ओर सामाजिक दबाव उत्पन्न करेगा। ऑफकोर्स ये बात आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये खासतौर पर एक प्रकार से दबाव तो उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होना चाहिए, लेकिन आनुवंशिक रूपांतरण से नहीं। ये बात आपकी गलत है। व्यक्तियों की गरिमा का संरक्षण निरपेक्ष होना चाहिए, न कि आनुवंशिक। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इसमें सेकेंड वाला सही है और पहला गलत है। पूर्व धारणा इसमें हो जाएगा जंक्शन 2। ये कह रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को प्राय एक विशुद्ध तकनीकी चुनौती के रूप में देखा जाता है और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ओर संक्रमण को अपरिहार्य माना जाता है, किंतु यह दृष्टिकोण सुरक्षा के राजनीतिक आयामों की उपेक्षा करता है। इनक्रिप्शन न केवल अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि राज्यों, निगमों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की शक्ति को भी सीमित करता है। क्वांटम जो आपका है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को अंगीकरण में विलंबन रणनीतिक हो सकता है ताकि भविष्य में डिस्क्रिप्शन हेतु डेटा के संचय को खासतौर पर संभव बनाया जा सके। यदि अंगीकरण असमान रहा तो शक्तिशाली इकाइयां बड़ सुरक्षित कर लेंगी और छोटे राज्य आप देखोगे असुरक्षित रहेंगे। इन सब के अलावा लेखक पारदर्शी शासन और लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य आह्वान करता है ताकि सुरक्षा का राजनीतिक दुरुपयोग ना हो। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप देखोगे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और इसमें लोकतंत्र डेमोक्रेटिक की वह बात यहां पर कर रहा है। क्लियर? हाँ, ये पूछ रहे हैं सर्वाधिक विवेकपूर्ण क्या है? अति महत्वपूर्ण संदेश है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ओर संक्रमण पूर्णतः तकनीकी प्रक्रिया है जो सामाजिक प्रभावों का राजनीतिक उद्देश्यों से मुक्त है। नहीं, ये बात आपकी गलत है, बल्कि मुक्त नहीं। यहाँ पर लेखक स्वयं इस बात को रेखांकित करता है कि भाई वो खासतौर पर इससे क्या हो, मुक्त होती हुई प्रतीत हो, तो ये गलत है। पीओसी पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ओर संक्रमण में तकनीकी के साथ साथ राजनीतिक तत्व भी सम्मिलित हैं, जहां असमान अंगीकरण शक्ति का पुनर्वितरण करता है और पारदर्शी शासन की आवश्यकता उत्पन्न करता है। ऑफ कोर्स ये बात आपकी सही हो जाएगी, तो इस पर राइट आंसर आपको बी देखने के लिए मिलेगा। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का अंगीकरण सूचना तक पहुंच को नियंत्रित कर सकती समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है। पीओसी का समान अंगीकरण सुनिश्चित किया जाए क्योंकि सभी हितधारकों के हित प्रोत्साहन समान है। नहीं, सभी के हित समान नहीं होते हैं, बल्कि आप देखोगे सभी के हित क्या होते हैं, भिन्न भिन्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। पीओसी में सर्वाधिक विश्वास बनाए रखने हेतु पारदर्शिता, स्पष्ट मानक और गुप्त कमजोरियों का उन्मूलन आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर सी देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि 5 है सदस्य एबीसी, पूछा गया है बी और ई का संबंध क्या है। बी का ई से क्या संबंध है देखो, तो क्या हम इन दोनों से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ए बी देखे नहीं रखा है भाई, तो बी इसमें तो है नहीं, तो 2 से तो इनसे बता नहीं सकते। लेकिन ये कह रहे हैं आपसे कि ए सी का पिता है और सी डी का भाई है। आइए बनाते हैं। ए कौन है? ए जो है आपका ए सी का पिता है, ए सी का पिता है और सी डी का भाई है। तो ये पिता हो जाएंगे और सी डी का भाई हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो ये है भाई और ये है आपका पिता। क्लियर? फिर उसके बाद देखो यहां पर कह रहे हैं कि ई डी की पुत्री है। ई जो है ना वो कौन है? डी की पुत्री है। ई डी की पुत्री है। लीजिए ई जो है वो डी की पुत्री है, ये पुत्री है। क्लियर? हाँ, और ये कह रहे हैं कि डी एक बी की पुत्री है। अब देखो डी जो है वो बी की पुत्री है
मतलब कि अगर बी और ई की बात कर ले तो बी कौन लगेगी, इसकी नानी लगेगी, इसको ग्रैंड मदर कहेंगे वैसे तो, और ये इसके ग्रैंड फा लगेंगे। तो इनका संबंध बताने के लिए हमें 4 की आवश्यकता होगी, 1 2 3 और 4। ये कह रहे हैं सभी परिवार में 3 महिलाएं हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। हम आप देखोगे 1 2 3 4 से इसका आंसर देंगे और बाकी से इसका आंसर नहीं आएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको समझा देता हूं कैसे ये करना है। 66 नंबर देखो, ये कह रहे हैं P एंड Q हैज R एट द नेम S और परसेंटेज में T और U दे के रखा है। तो कह रहे हैं P U से किस प्रकार संबंधित है। देखो मैं इसका आपको आंसर बता दूंगा, करना आपको है ये, क्लियर। हाँ करना आपको है, कैसे करना है मैं थोड़ा सा हिंट्स के रूप में बता देता हूं। ये कह रहे हैं P एंड Q, तो देखो इनमें कहा है A एंड B का अर्थ है कि A जो है वो B का पिता है, तो यहां पर P क्या हो जाएगा, P Q का पिता हो जाएगा, क्लियर। कुछ इस प्रकार से आपको ये करना है। फिर वैसे ही क्या करना है, आप बताओगे Q और S, देखो तो यहां पर आ जाएगा A B की माता है, मतलब कि Q जो है Q वो किसकी माता है, R की माता है। इस प्रकार से आपको ये करना पड़ेगा, क्लियर, तब आप बना दोगे। तो यदि आप इसको बनाओगे, मैं इसका आंसर बता देता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका आंसर बता दिया करें तो थोड़ा सा हमें सहूलियत हो जाएगा, इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आना है A, क्लियर। हाँ इसका आंसर A आना है, लेकिन अब कैसे करना है आपको इसका आंसर बताना है, क्लियर। हाँ चलिए हिंट्स भी दे दिए, सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। अब ये इजी इजी से क्वेश्चन है तो ये तो आपको करने पड़ेंगे भी, देखो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है कि आर्यन कोचिंग से निकलता है और 80 मीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब क्या होता है, वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी चलती है इस प्रकार से और ये घूमे इस प्रकार से, क्लियर। हाँ तो इसको बोलते हैं वामा और इसको बोलते हैं दामा, ठीक है, दक्षिणावर्त और ये वामावर्त है। तो देखो अब ये पूछा गया है आपसे, पूरे को क्वेश्चन को पढ़ो कि आर्यन कोचिंग से निकलता है और 80 मीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त बाईं ओर मुड़ता है और 170 मीटर चलकर के भोजनालय पहुंच जाता है। भोजनालय से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और सीधी रेखा में चलकर अपनी कोचिंग पर फिर से पहुंचता है। बताइए कोचिंग भोजनालय से किस दूर, मतलब कि कितनी दूर और किस दिशा में अवस्थित है। तो यहां पर आपको इसका बताना है, तो बताइएगा, मैं बता देता हूं। इसका जो आंसर आएगा विद्यार्थी वो आना है 150, लेकिन आपको सोल्व करना है, क्लियर। हाँ आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं आप ही से करवाऊंगा। वैसे ही क्वेश्चन देखो एक और है 68 नंबर का, क्योंकि भी देखो टेस्ट आपका है, ये आपको लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी है आपको। आराम से वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर दो, आप तभी सीखोगे। ऐसे तो मैं आपके सारे क्वेश्चन करते चला जाऊंगा, आप बिल्कुल देखते चले आओगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप इसका आंसर आराम से एकदम वीडियो को पोस्ट करके आप दे। जैसे ये कह रहे हैं आपसे क्या संबंध है, इसमें आपको बताना है M एट द रेम वाई हैज P स्टार Q हैज V एट द रेम B में M मतलब कि B M की पुत्र वधु है, यह आपको बताना है। क्या ये पुत्र वधु है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा अभी जो क्वेश्चन हमने कहा था आपसे अभी करके हम बताए थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको करना है। ये आपको देके रखें कि भाई पुत्र वधु है या नहीं, तो इसमें आपको बताना है। इनका आप सोल्व करके आप करके देखो तो इसका आंसर देख लो निकल आएगा कि नहीं, ठीक है। चलो इसका आंसर देख लो निकल आएगा कि नहीं, बताओ आगे बढ़ा जाए। इसमें जो आना चाहिए आंसर, दोनों से इसका उत्तर दिया जाएगा, ठीक है, अकेला उपयोग करके, ठीक है। इसका आंसर जो है मैं आंसर बता देता हूं, यह है 68, हाँ 68 में, तो इसका राइट आंसर आएगा सी। कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक का कथन अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो आप इसको क्या करना है, आपको ये वीडियो को पोस्ट करके यहां से बताना है कि हाँ सर बन रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो ये जो इजी है, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जो इजी है वो मैं नहीं कराऊंगा, जो लेंथी क्वेश्चन है मुझे लगेंगे हाँ मैं इसको करना चाहिए, नया टाइप है, कुछ सिखाऊं मैं आपको, तो वो मैं क्वेश्चन करूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको करने। एक गैजेट शोरूम ने एक स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 800 रुपए रखा। देखो अब क्या है, एक स्मार्ट वॉच है, इसका मूल्य 800 रुपए रखा गया। त्योहारी सेल के दौरान में शोरूम ने अंकित मूल्य पर क्या किया, 10%, 15% की 2 लगातार छूट प्रदान करी। इसके अतिरिक्त खरीददार ने 28 रुपए सर्विस और डिलीवरी चार्ज के रूप में चुकाए। बाद में खरीददार ने स्टॉप वॉच को 800 रुपए में बेच दिया। अब जब मेरी बात को जरा समझो, यहां पर देखो अंकित मूल्य क्या है भाई, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेच रहा है, जरा समझना, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेच रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, मुझे मानो कि भाई मिस्टर कुमार सर को क्या थी, कोई वस्तु मान लेते हैं मिस्टर कुमार सर को 800 रुपए में मिली, क्लियर, हाँ 800 रुपए में मिली।
अब मैंने उस पर और 28 रुपए कर दिए। अब ये तो दूसरे वाले का, ये ए था, ये बेच रहा था, तो इसका तो ये मार्केट प्राइस है, मतलब कि सेलिंग प्राइस है माफ कीजिएगा, लेकिन मैं तो इसको खरीद रहा हूं ना, तो मैं तो कहूंगा सर ये 828 तो मेरा तो क्या हुआ, सीपी हुआ ना भाई, मेरे लिए तो सीपी हुआ। अगर मैं अब इसको बेचूंगा तो मेरे लिए फिर एसपी हो जाएगा, तो मेरे लिए तो सीपी हुआ ना, मैंने तो वस्तु को खरीदी, इतनी तो लागत उसमें दी और 28 रुपए और लगा रहा हूं। तो देखो करना क्या है यहाँ पर, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 800 में आपको कहना है 10% की, आप देखोगे छूट दे रहा है ना, 10% की छूट कितना हो गया 90। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो चलाएंगे, 9 अट्ठे कितना होता है, बोले सर 72, क्लियर 720। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि 15% की फिर छूट दे देता है, तो मतलब कि 85/2। अब इसको काटो, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 5 से काट दो, ये हो जाएगा आपका 5 ही करना 5, 3 बचा, 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, 36 दूनी 72। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 17 और 36 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा आपका 615। बोलो चीजें क्लियर होगी कि नहीं। अब ये कह रहे हैं जब 615 यहां पर क्योंकि छूट दे दी, अब 28 रुपए और इसमें ऐड कर दो, 8 5 हो जाता है 13 और एक कैरी का 3 और एक 4 और ये हो जाएगा आपका 643। कितना हो जाएगा, ये आपको 640, माफ कीजिएगा कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ओके 815 नहीं 812 आएगा, हाँ मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड रुको, 17, हाँ 17। देखो तो यहां पर अगर हम 36 इंटू 17 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 612। 612 में अब आपको प्लस करना है 28, तो 8 और 2 10 हो जाता है, ये हो जाएगा 3 और एक 4, 640। अब मुझे बताओ भाई 640 रुपए उसकी मेरी क्या हो गई, ये 640 रुपए उसकी बेसिकली क्या है, सीपी है। अब वो क्या करता है, इसको 800 रुपए में बेचता है, तो कितने का प्रॉफिट यहां पर हो रहा है, बोले सर वो 160। अब परसेंटेज में अगर पूछा है तो इसमें आ जाएगा 640/2, तो इस 0 से ये 2 जीरो चला जाएगा, 16 दूनी 32। अब आप इसको काट लो भाई, तो ये जब आप इसको काटोगे तो ये चला जाएगा आपका 25 बार, तो 25% इसमें आपका क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है 25%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन चला सकते हैं। चलो देखो वैसे ही देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे क्लियर, इस प्रकार से आप क्वेश्चन क्या है कर सकते हैं। चलो आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, ये कह रहे हैं आपसे कि रवि की चाल ज्ञात कीजिए जब वह 15 मिनट में बिंदु ए और बी के बीच की सबसे कम दूरी तय करता है, वह बिंदु ए से उत्तर दिशा में कितना है 17 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह फिर आप देखोगे बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, और उसके साथ साथ अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, ये भी आपका क्या है डायरेक्शन वाला है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। क्या आएगा इसका आंसर सर, ये बता के चलिएगा। हाँ मैं आपको बता के चलूंगा आंसर, लेकिन सोल्व आपको करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 70 में आप देखोगे 100, लेकिन आपको करना है कैसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज देखिए, पैसेज है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ये पूछ रहे हैं आपसे, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा मतलब कि सीबीडीसी प्राय वित्तीय समावेशन के उपकरणों के रूप में प्रस्तुत करती है, मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जो लेन देन में होने वाले घर्षण को कम करती है। किंतु यह विमर्श आप देखोगे क्या है, मुद्रा की प्रवृत्ति में होने वाले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का आवरण डाल देती है। नकदी के विपरीत सीबीडी को लेन देन की निगरानी करनी, प्रमाणित करने और सशर्त बनाने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इससे मुद्रा एक तटस्थ माध्यम से एक संभावित नीति उपकरण में परिवर्तित हो जाती है। सीबीडीसी से जुड़े नैतिक जोखिम केवल साइबर सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा से भी संबंधित चिंताओं का आप देखोगे विस्तृत है। तो केवल साइबर सुरक्षा ही एक मुद्दा नहीं है, इसके साथ साथ आप देखोगे सुरक्षा का भी एक मुद्दा बना हुआ है, जहां वित्त पहुंच अनुपालन पर निर्भर हो जाती है। लेखक इस बात पर बल देता है कि समावेशन को नियंत्रण के उपकरण में परिवर्तित होने से रोकने के लिए सुदृढ़ गोपनीयता संरक्षण और प्रोग्रामेबिलिटी पर सीमाएं और लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण आवश्यक है। तो अब देखो ये आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये आपसे कह रहे हैं कि इसका सर्वोत्तम मर्म क्या है। सीबीडीसी तटस्थ उपकरण जो केवल व्यक्तिगत उपकरणों, नहीं, ये बात आपकी गलत है।
सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपाय सीबीडीसी और आप देखोगे उनकी निगरानी क्षमता से जुड़ी चिंताओं को कम करने के लिए पर्याप्त है नहीं। कहां पर है, बल्कि उसने कहा है भाई आपकी साइबर की तो चुनौती है, लेकिन वहां पर आप देखोगे स्वायत्तता की भी चुनौती है। सीबीडीसी से जुड़ी नैतिक चिंताएं केवल लेनदेन की निगरानी तक सीमित हैं, जिससे हर स्थिति में निजता समाप्त हो सकती है। ये बात गलत है। सीबीडीसी के संबंध में समावेशन का विमर्श उनकी उस क्षमता को छिपा देता है जिसके माध्यम से वे वित्तीय पहुंच को सशर्त अनुपालन में परिवर्तित कर सकती हैं, जिसके लिए सुरक्षा उपायों और पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको खासतौर पर सिक्योरिटी की आवश्यकता 100% देखने के लिए मिलेगी, इसमें कोई दोहराग्रह है नहीं। पूछा गया है पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। सीबीडीसी की तकनीकी विशेषताएं जैसे प्रोग्रामेबिलिटी नागरिकों और संस्थानों के बीच शक्ति समीकरण को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। क्या ये बात आपकी सही देखने के लिए मिलेगी? बोले सर एकदम, ये बात आपकी एकदम मान्य है, इसमें कोई दोहराग्रह है नहीं। इस सब के अलावा अगर हम देखें, ये कह रहे हैं आपसे कि सीबीडीसी की प्रोग्रामेबिलिटी सकारात्मक उपयोगों जैसे कि कल्याण वितरण और नकारात्मक प्रभावों जैसे बाध्यता या अनुपालन दोनों की अनुमति देती है। हाँ, ये भी बात आपकी सही है। सीबीडीसी के माध्यम से वित्तीय समावेशन यदि पहुंच डेटा या अनुपालन पर निर्भर हो जाए तो विरोधाभासी रूप से खासतौर पर बहिष्करण की ओर ले जा सकता है। आपको सीबीडीसी की लोकतांत्रिक वैधता के लिए गोपनीयता संरक्षण, प्रोग्रामेबिलिटी पर सीमा और पर्यवेक्षण को सम्मिलित करना आवश्यक है ताकि उन्हें नियंत्रण के तंत्र में बदलने से रोका जा सके। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। तो पूर्व धारणाएं मान्य है। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका सभी पूर्व धारणाएं मान्य है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। यहां पर क्या कह रहे हैं आपसे, इजी होगा तो आप करेंगे, बाकी का अगर थोड़ा हार्ड होगा तो मैं कर दूंगा। 6 सदस्य ABCDEF है वाले 3 पीढ़ियों के परिवारों में 2 विवाहित दंपत्ति हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ये कोई हार्ड नहीं है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। तो आप देखोगे तीसरी पीढ़ी का कोई भी सदस्य विवाहित नहीं है, 2 पीढ़ियों के सदस्य हैं। सी का विवाह ई से होता है, बहुत बढ़िया, आप सी का विवाह ई से कराओ। जो उसकी पत्नी है, क्लियर, हाँ, सी का विवाह ई के होता है, तो सी कौन है, महिला है, ई पुरुष है। एफ और बी अपनी पीढ़ी के एकमात्र सदस्य हैं और उनका आपस में विवाह हुआ है, बहुत बढ़िया। परिवार में कुल 4 पुरुष सदस्य हैं, बहुत बढ़िया। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कथन कौन सा सही होना चाहिए, तो ये आपको बताना है कौन सा सही होना चाहिए। इससे इजी क्या ही हो सकता है, मुझे नहीं लगता, क्लियर। हाँ, तो तीसरी पीढ़ी की कोई भी महिला नहीं हो सकती, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आपका सी देखने को मिलेगा। आप बना लो, आराम से आपका ये आंसर निकल आएगा। चलो, बहुत महत्वपूर्ण जो होएगा मैं उसको कराऊंगा, है ना, जो आपसे नहीं बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन होता है, रीजनिंग के तो आप 90% से 100% तक क्वेश्चन अधिकतर बना ही लेते हैं। देखो, ये कह रहे हैं रोहन ने स्थानीय चोरिटी मतलब कि आप देखोगे मेले में ताजा फूलों का जूस बेचने के लिए 30 दर्जन पेपर कप खरीदे। बेसिकली क्या है 30 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब कितना होता है, 1 दर्जन मानी होता है 12। जैसे केले जो होते हैं, बेसिकली अब भारत में केले भी अलग अलग किलो से भी बिकते हैं, उसके साथ साथ दर्जन से भी बिकते हैं ना, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कह रहे हैं 30 दर्जन है, तो 30 दर्जन का मतलब कि एक में होते हैं 12, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, मतलब कि 360 उसके पास में क्या है, आप देखोगे पेपर खरीदे। उन्हें उसने प्रत्येक दर्जन के लिए 8 रुपए का भुगतान किया। बेसिकली क्या कह रहे हैं यहां पर कि प्रत्येक के लिए 8 रुपए का दर्जन मतलब कि भुगतान किया 1 दर्जन का। तो जब 30 दर्जन लिए तो 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 8 तिया 24, तो कितने रुपए उसने दिए हैं, 360 के पेपर के उसने 240 रुपए दिए हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा उसने आयोजकों को स्टॉल पंजीकरण शुल्क के रूप में लगभग कितने 500 रुपए आप देखोगे दिए। वह जूस इस तरह परोसने की योजना बना रहा है कि प्रत्येक गिलास जूस के लिए तैयार और नुकसान को ध्यान में रखते हुए स्टॉक से 3 कप इस्तेमाल होंगे। बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है विद्यार्थी, अगर हम बात कर ले 240 रुपए तो उसने उसमें खर्च कर दिए और 500 रुपए और खर्च कर दिए, कितना हो गया, ये 740 रुपए टोटल उसका आप देखोगे खर्चा अब तक आ चुका है। इसने कहा है कि यहां पर आप देखोगे 3 कप इस्तेमाल होने हैं, कितने 3 कप, टोटल कितने थे, टोटल कप थे हमारे पास में 360। अगर हम देखेंगे 3 कप होता है तो ये आ जाता है 120। बोलो यहां तक चीजें क्लियर है। रोहन अपने कुल निवेश पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। अब उसको कमाना है कितना, 20% का लाभ वहां पर आपको कमाना है। बेसिकली क्या हुआ, अगर हम बात कर ले 740 है, उस पर 20% 120/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 12 की 74 से आप मल्टीप्लाई करो तो देखो
12 की 74, माफ कीजिएगा यहाँ पर क्या है, हाँ ये कह रहे हैं ना 20%, हाँ 120 है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अभी रुकिएगा एक सेकेंड, अभी कराते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें पता चला कि सर आपने देखा कि भाई टोटल जो ग्लास थे वो कितने थे, 360 थे। अब वो कह रहे हैं 3 ग्लास यूज होंगे तो 120, तो कितने रुपए का एक पड़ेगा ये देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर 740 आप 120 से भाग करो, इससे ये चला जाएगा 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72 हो गया, वहां पर बचा 2। और यदि आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 6.16666 इतना आता रहेगा, ये एक है 6.1666 इस प्रकार से आता रहेगा। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर इस पे क्या है, विक्रय मूल्य पर वो कहीं ना कहीं 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 कितना 1666 ये आता रहेगा, और इस पर 20% का लाभ तो 120। क्लियर, हाँ। तो अब आप इसको सोल्व कर लोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे विद्यार्थी तो आप पाओगे ये आपको देखने के लिए मिलेगा 7.4, कितना 7.4। तो यहां पर आ जाएगा 7.40, मतलब कि आप देखोगे 107.40 आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि एल और एम बहनें हैं तथा आर एस का भाई है, एल की बेटी एस की बहन है और एम आर का भाई है, तो संबंध क्या है। तो वही ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन है 75 नंबर, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना। तो ये कौन आ जाएगी, मोशी आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। जो आप देखोगे मम्मी की जो बहन होती है हमारी क्या लगती है, मोशी लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहे हैं 76 में एक थोक व्यापारी ने मोबाइल एक्सरे सीरीज, मतलब कि आप देखोगे एक्सरे सीरीज का एक बड़ा कंसाइनमेंट एक निश्चित कुल लागत पर खरीदा। उसने कंसाइनमेंट को 3 अलग अलग हिस्सों में बेचने का निर्णय लिया। कुल स्टॉक का 1/3 15% लाभ पर बेचना चाहता है और स्टॉक का 25% लाभ पर और 20% लाभ पर बेचा गया। शेष स्टॉक को अच्छी दर पर नहीं बेचा जा सकता और इसलिए उसे 20% की हानि पर बेचना पड़ा। सभी बिक्री मूल्य को पूरा करने के बाद थोक व्यापारी की गणना कि पूरे लेन देन में उसका लगभग कितना 554 आप देखोगे रुपए का लाभ हुआ। सभी एक्सेसरीज की कुल लागत रुपए में कितनी थी। तो देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको समझ के इसको कर देना है और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये कह रहे हैं, मान लीजिए इन्होंने कहा, मैं यहां पर करना शुरू करता हूं। देखो अगर हम मान लें कि भाई जो उसकी कुल लागत थी, मैंने कहा भाई उसकी कुल लागत x थी, तो ये कह रहे हैं कि 1/3 मतलब 15% लाभ पर, तो 1/3 का मतलब हो गया 1/3 कितना x का और कितना था 15% लाभ पर। तो बोले सर बिल्कुल सही है, इसमें कौन सी दिक्कत है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप सोल्व करके देखो। जब आप इसको सोल्व करके देखोगे तो ये आ जाएगा 0.005x आपको देखने के लिए मिलेगा। अब कह रहे हैं बाकी का जो है 20% और 25% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 1/4 आगे चल के कितना 1/4 का कितना, अगर हम देखें 1/4 का आप यहां पर निकाल लेंगे तो x है, इसका निकाल देंगे कितना। बोले सर आप देखोगे इसका 20%, तो 20% निकालो, 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा आपका 0.05, ये भी x आ जाएगा इतना। फिर उसके बाद में 1/3 माइनस कितना, तो 1/4 उसका आप आगे निकाल लो, क्योंकि स्टॉक शेष का पूछा है ना, तो शेष का आप कहोगे 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। 2/3 मतलब कि किसका निकालना है आपको, 2/3 माइनस, तो इतना आपको 1 सेकेंड शेष का निकालना है ना, 1 सेकेंड रुको, शेष का आपको निकालना है। तो शेष के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि कुल के लाभ का हमने निकाला, अब जो स्टॉक का शेष का हिस्सा है वो आ जाएगा 1/3 माइनस आपका 1/4, यह आ जाएगा माइनस आप देखोगे 7/12, क्योंकि 4 से 12 इसका हम एलसीएम ले लेंगे ना, तो ये इतना आपको देखने के लिए मिलेगा। बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आप देखोगे 5/12, तो शेष का इतना आ गया 5/12। बोलो चीजें क्लियर हैं। अब ये कह रहे हैं 20% की हानि 5/12 पर, 5/12 पर हमने माना था x, उसमें 20% की हानि, तो हम 20% की हानि रख लेते हैं सर, क्या दिक्कत है उसमें। 20 पंजे 100 और ये आ जाएगा आपका 20% की हानि करोगे तो x बटे कितना 12।
क्योंकि ये 5 से ये पूरा पूरा इधर उड़ जाएगा और ये आपको देखने के लिए मिलेगा x/12। बोलो चीजें यहां तक सही है कि नहीं? हाँ। अब यहां तक चीजें एकदम क्लियर है तो कुल लाभ देख लो कितना हो गया। कुल लाभ 0.05x प्लस 0.05x प्लस और कितना है ये माइनस आ जाएगा माइनस x/12 x/12। तो यहां पर हो जाएगा 0.10 मतलब कि ये हो जाएगा आपका 0.10x माइनस कितना मिलेगा माइनस यहां पर हो जाएगा 0 यहां कर देते हैं एक सेकंड को 0.10 माइनस 0.08333x बराबर ये आ जाएगा आपका x/60। तो जब आप इसको सोल्व करोगे क्योंकि कुल जो लाभ दिया गया है वो लाभ कितना है 554 आपका लाभ है, तो ये देखने के लिए मिलेगा आपको। अब आपको x/60 का निकाल देना है x/60 का, तो आप निकाल लो इसको भाई। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आपको देखने के लिए मिलेगा ये आ जाएगा आपका 554 गुना 60। तो इसमें कर लो जो भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 33,240। तो 33,240 इसका राइट आंसर आएगा। 33,240 ए राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर देखो, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। रीजनिंग का क्वेश्चन तो अब आपका फेवरेट क्वेश्चन हो गया। इसने है राजस्थान से चलती है 12 किलोमीटर 121 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करती है। फिर उन्हें ने बाएं मुड़कर आप देखोगे 80 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद में उन्होंने फिर से बाएं मुड़कर 205 किलोमीटर की यात्रा की और दिल्ली पहुंच जाती है। राजस्थान से दिल्ली की सबसे छोटी दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए। तो आपको बेसिकली डिस्टेंस बताना है और उसकी दिशा भी बता देनी है। तो 116 आएगा इसका आंसर उत्तर से पश्चिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। एक छात्र जिसका नाम अमन है हर सुबह आप देखोगे 8:21 पर अपने घर से कॉलेज साइकिल चलाकर जाता है। कॉलेज साइकिल चलाकर जाता है और एक दिन वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं। देखो 6 मिनट कितने से देरी से पहुंच जाता है। दूसरे दिन 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्लियर? हाँ। मान लीजिए कि प्रतिदिन घर और कॉलेज के जो बीच की दूरी समान रहती है तो कॉलेज किस समय शुरू होता है और यह समय आपको याद करना है। बेसिकली विद्यार्थी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात कर ले, सबसे पहले हमें यहाँ पर उसकी दिशा मतलब कि हमें उसके डिस्टेंस निकालना होगा, फिर उसके बाद हम टाइमिंग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी दूरी निकाल लेते हैं। अब हो क्या रहा है जरा समझो। हमने कहा भाई उसके कॉलेज के और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, मैंने कहा था x किलोमीटर है। जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता तो उसको देरी कितनी हो जाती? उसको देरी हो जाती कुछ इतनी। तो जब देरी उसको इतनी हो जाती तो देखो करना कैसे है, जरा इस बात को समझने का प्रयास करो। तो पहले अगर मुझे एक बात बताओ भाई, x अपॉन कितना 12, x/12 है ना, x/12 और टोटल उसको कितना लग रहा है ना, x/12 तो इसको अगर आप करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? हाँ। उसके साथ साथ अगर हम बात कर ले माइनस दूसरे में कितना है x/18, उसको टोटल टाइमिंग कितनी लगती है, समय जो कितना लगता है। देखो यहां पर 6 मिनट देरी से और 9 मिनट पहले, 9 और 6 कितना होता है, बोले सर आपका हो जाता है 15 हो जाता है बराबर कितना हो जाता है 15 बटे कितना 60। ये हो जाता है 15 चौका 60 1/4। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, यहां पर इसका एलसीएम ले लो 12 और 18 का एलसीएम लेके देखो आप कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, तो आपका 36 आ जाएगा। 18 दूनी 36 12 36, तो ये आ जाएगा 3। यहां पर आ जाएगा x/36। अब देखो यहां पर था हमारे पास 104, तो इधर जाकर के ये मल्टीप्लाई कर देगा, यहां पर जाकर के क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा x बराबर कितना 36 और इधर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 9 चौक 36। तो यहां पर x की जो वैल्यू है वो 9 किलोमीटर है। बेसिकली क्या है, इसके बीच की जो दूरी हमने निकाल ली किलोमीटर में, वो आपकी 9 किलोमीटर दूरी देखने के लिए मिली। अब ये कह रहे हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए। मुझे एक बात बताओ भाई, अब कोई व्यक्ति जो डिस्टेंस है जो दूरी है अगर मैं बात कर लूं भाई, देखो x की दूरी कितनी है 9 है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कितना मिनट बेसिकली लगेगा। तो देखो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और ये हो जाता है 60, ये हो जाएगा 15 चौका 60, तो आपका 15 तिया 45, बेसिकली उसको 45 मिनट लगते हैं। 45 मिनट उसको लगते हैं, लेकिन हो क्या रहा है वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट देरी से पहुंचता है तो 45 - 6
तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी, ये आपको मिलेगा 39 मिनट। कितना आ जाएगा, 39 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, वो उसको जाना क्या था, उसको जाना था 8:21 पर। कितने पर, 8:21 पर। तो 8:21 प्लस 39 इसके अंतर्गत ऐड कर दो तो आप देखोगे लगभग ये बजा देगा 9 और 1 10, हाँ पूरे 9 बजा देगा। कितने बजा देगा, 9 बजे। तो सुबह उसको कॉलेज को 9 बजे से शुरू होता है। तो आप कहोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई हो जाएगा। इट इज क्लियर हुआ कि नहीं, इट इज क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूरी से हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, में एक बार इसको इरेज कर देता हूं, रिफ्रेश कर देता हूं बेसिकली, ताकि चीजें आप तक स्मूथली तरीके से पहुंच सके। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगर इजी क्वेश्चन होंगे तो आप इसका राइट आंसर देंगे, और यदि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होता तो मैं आपको करा दूंगा, है ना। चलो देखो, ये कह रहे हैं भाई आपको यहां पर देके रखा है कि प्रश्न ये है, रिया के घर से उसके कार्यालय तक दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो रिया के घर से उसके कार्यालय तक दूरी आपको बतानी है। पहला कथन लो, रिया अपने घर से निकलती है 50 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। भाई यहां से रिया क्या करती है, 50 चल जाती है। लीजिए सर 50 चला दो आप। रिया कितनी चल जाती है, 50 किलोमीटर चली उत्तर की ओर, ठीक है। बिंदु ए तक पहुंचती है, ठीक है भाई, ये बिंदु ए पर पहुंच जाती है, ये बिंदु ए है। फिर उसने दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चाल चली, तो दाएं मुड़कर फिर से 50 चल गई वो, और बिंदु बी पर पहुंच गई। ये कह रहे हैं रिया के घर से उसके कार्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, क्या यहां से आपको पता चला उसका कार्यालय क्या, ये तो बिंदु बी तक पहुंची है, तो हमें तो केवल एक ही बात पता चली है कि घर से चली और बिंदु बी पर पहुंची, कार्यालय हमें नहीं बताया इसने, तो इससे तो नहीं दे सकते। दूसरे को देखो, रिया ने बिंदु बी से दाएं मुड़कर, अब देखो वहां से दाएं मुड़कर, यहां से दाएं मुड़कर वो फिर से क्या चलेगी, 50 चलेगी, ठीक है सर। यहां से दाएं मुड़ी और 50 चल जाती है। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ती है, अंत में वह फिर से क्या कर लेती है, दाएं मुड़ जाती है, इधर दाएं मुड़ जाती है। देखो दाएं मुड़कर वो 25 किलोमीटर चलती है, लीजिए 25 किलोमीटर, और अपने कार्यालय पहुंच जाती है, अपने कार्यालय पहुंच जाती है। दाएं मुड़ी और 25 किलोमीटर अपने कार्यालय पहुंच गई। तो बेसिकली अगर हम बात कर ले तो ये भी 25 हो जाएगा, 50 50 25, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो उसने बेसिकली कितनी है, 25 किलोमीटर है। तो देखो हम यहां से क्या कर सकते हैं, उसके घर से उसका कार्यालय किस दिशा में अगर आपसे ये पूछा जाए तो यहां पर उसका कार्यालय है, ठीक है, ये उसका क्या हो जाता है, ऑफिस हो जाता है, और यहां पर जो है उसका हाउस हो जाता है। क्लियर। तो इसके बीच की दूरी, क्योंकि ये जो दूरी है 50 है, 25 इसने चल ली तो 25 ही तो बची, तो यहां से पूरब में है और 25 किलोमीटर है। लेकिन हमें ये नहीं बताना था, हमें बताना था इसका आंसर कैसे दे सकते। तो दोनों कथनों से उपयोग करके इसका आंसर दे सकते हो विद्यार्थी, एक से इसका आंसर कदापि नहीं दे सकते। ऐसा ही क्वेश्चन है 80 नंबर, देखो ये कह रहे हैं 4 आपके ड्रोन है, 4 बचाव ड्रोन है, ए बी सी और डी को एक ही बेस से तैनात किया गया है, और वे प्रारंभ में पूरब की ओर चले। 125 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ड्रोन ए और डी दाएं मुड़ गए, और जबकि बी और सी बाएं मुड़ गए। इसके बाद खासतौर पर 115 किलोमीटर और चलने के बाद ड्रोन बी और सी फिर से बाएं मुड़कर के ड्रोन ए और डी फिर से आप देखोगे ने बाएं मुड़कर दिशा बदली। बताइए कि किस समय खासतौर पर ड्रोन ए बी सी डी क्रम से किस और दिशा में कैसे आप देखोगे चल रहे होंगे। तो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूं, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है विद्यार्थी। हाँ देखो इसका आंसर आना चाहिए सी। अब ये आपको बनाना है ना, तो देखो अब आपको बनाना है। देखो भाई मैं चाहूं तो इसको अभी सोल्व करा दूं, लेकिन उसका कोई चित्ते नहीं निकलता है। आंसर भी बता दिया आपको, सोल्व आपको करना है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए आराम से बैठ के। अब ये हम मेथड अपनाना शुरू कर रहे हैं सीसैट में। क्लियर। जो इजी इजी से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे करवाऊंगा, और बाकी के जो भी हार्ड और लेंथी क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, बता दूंगा सारी चीजें। क्लियर। चलो तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपको इसका राइट आंसर देना है। और प्रिय विद्यार्थियों खासतौर पर अगर हम बात कर ले और थोड़ा सा आपसे, देखो फरवरी अपने अंतिम कगार पर पहुंच चुकी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा है तो आज लास्ट डेट है, ठीक है, 24 है, ठीक है। तो आप अभी भी देख ले अपना फॉर्म को और भर दे। उसके साथ साथ फरवरी अब इसका ऑफर भी समाप्त हो जाएगा टेस्ट सीरीज का। 199 में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो मैं तो कहूंगा रोज टेस्ट लगाओ, एक टेस्ट लगाओ सीसैट का और जीएस का 2 टेस्ट लगाओ। इसके लिए क्या है सर, इसके लिए आपको 199 में हम दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। दृष्टि आईएएस की 199 में आपको मिल जाएगी। ये दिया गया नंबर है, ठीक है, इस पर आप जो व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है 639713 और 59 लास्ट में है 59। तो इस पर जाकर के आप क्या कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, हमारी टीम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेगी। आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो वहां पर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप विजन आईएएस की लेना चाहते हैं
तो उसको भी आपको क्या है 199 में ही उसका भी ऑफर यही है, ठीक है। तो आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्या क्वेश्चन है। नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, रफ कार्य आपका आ गया है, ठीक है। तो अब आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप ले लीजिए, ऑफर अपना समाप्ति की कगार पर है। और यूपीएससी का ध्यान रखना, यूपीएससी का अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो भर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हुई है एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक में, किसी और क्लासेस में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका राइट आंसर आपने देना है, 100% नहीं 90%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट ऑफ बाय।